Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter number 24th of our spectrum, that is Rise and Growth of Communalism, Birth of Communalism. Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter number 24th of our spectrum, that is Post-War National Scenario. And in today's lecture, we're going to do Birth and Spread of Communalism in India and Rise of टू नेशन थ्योरी एंड इट्स एवोल्यूशन. तो टू नेशन थ्योरी का एवोल्यूशन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि पार्टीशन देश में क्यों हुआ, व्हाई डिड इट कम इनटू बीइंग, राइट. सबसे पहले हम करेंगे कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म क्या है? इंडिया में आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी कम्युनलिज्म का ओरिजिन हुआ, राइट. अगर आप स्टेजेस देखें कम्युनलिज्म की, तो यहां पे 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे. पहला स्टेज है कम्युनल नेशनलिज्म, राइट. कम्युनल नेशनलिज्म का क्या मतलब है हम देख लेते हैं. कम्युनल नेशनलिज्म, राइट. कम्युनल नेशनलिज्म का मतलब है ये बिलीव होना कि अगर दो लोग एक ही रिलीजन के हैं, राइट, दो लोग अगर एक ही ग्रुप एक ही रिलीजन के हैं, तो उनके रिलीजियस इंटरेस्ट तो सेम है ही, R1 है दोनों की रिलीजियस इंटरेस्ट, बट उनके सेक्युलर इंटरेस्ट भी सेम होंगे, राइट. सेक्युलर इंटरेस्ट मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी एक्सेट्रा, राइट. तो ये बिलीफ सिस्टम कि अगर दो लोग सेम रिलीजन से हैं तो उनका सेक्युलर इंटरेस्ट भी सेम होगा. दिस इज कम्युनल नेशनलिज्म. ये है स्टेज 1, राइट. ये बिलीफ सिस्टम है स्टेज 1. सेकेंड स्टेज की अगर आप बात करें, दैट इज लिबरल कम्युनलिज्म. लिबरल कम्युनिज्म क्या बोलता है कि अगर दो लोग हैं और वो दोनों अलग रिलीजन से हैं, R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, राइट, तो उनके रिलीजियस इंटरेस्ट तो डिफरेंट है ही, साथ में उनके सेक्युलर इंटरेस्ट भी डिफरेंट होंगे ही. ये जो मानना है सेक्युलर इंटरेस्ट यानी कि जो रिलीजन से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं है, लाइक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये नोशन कि अगर दो लोग दो डिफरेंट रिलीजन से हैं तो उनके सेक्युलर इंटरेस्ट भी डिफरेंट होंगे ही, इसे लिबरल कम्युनलिज्म बोलते हैं, ठीक है. थर्ड अगर आप स्टेज देखें तो थर्ड स्टेज है एक्सट्रीम कम्युनलिज्म. हमने लिबरल कम्युनलिज्म में देखा कि S1 इज नॉट इक्वल टू S2, यानी सेक्युलर इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट रिलीजन इज नॉट इक्वल टू सेक्युलर इंटरेस्ट ऑफ समवन फ्रॉम द सेकंड रिलीजन, राइट. ये तो है ही. इसके साथ अगर ये माना जाए कि ये जो दो इंटरेस्ट हैं S1 और S2 ये इनकम्पैटिबल हैं, ठीक है, इनकम्पैटिबल हैं और एक सोसाइटी में को एग्जिस्ट करना इनका मुश्किल है, जिसकी वजह से यू कैन सी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू रिलीजन्स. इसको बोलते हैं एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, राइट. ओके, सो कम्युनलिज्म एक्चुअली क्या है? कम्युनलिज्म एक मॉडर्न फिनोमिना है. आपकी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर था उसकी वजह से आया है, राइट. मास मोबिलाइजेशन और पॉपुलर पार्टिसिपेशन इसमें हुआ, इसलिए और बढ़ा, राइट. मॉडर्न पॉलिटिक्स ने क्या किया आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है. मॉडर्न पॉलिटिक्स ने एक एक कंडीशन नेसेसरी की कि इंसान को एक वाइडर ग्रुप से लिंक करना पड़ेगा. वाइडर लिंक्स होने चाहिए इंसान के एंड लॉयल्टीज होनी चाहिए, ठीक है. ये मॉडर्न पॉलिटिक्स से आया है, ठीक है, कि एक वाइडर लिंक होना चाहिए इंसान का, वाइडर पॉलिटिक्स में लॉयल्टीज होनी चाहिए, ठीक है.
तो इस वजह से एस्टैब्लिश हुई आइडेंटिटीज, ठीक है, राइट, जिसका एक रिजल्ट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी भी है, राइट, राइट। तो कहीं जगह पे ये जो आइडेंटिटी है उसने कम्युनलिज्म का फॉर्म ले लिया। आपको ये समझना पड़ेगा कि रिलीजियोसिटी जो है, राइट, बीइंग रिलीजियस डज नॉट मीन बीइंग कम्युनल, ठीक है। रिलीजियस होना और कम्युनल होने में फर्क है, राइट, समझ रहे हो। लेकिन हमारी कंट्री में रिलीजन के साथ साथ एक और प्रॉब्लम थी कि देयर वाज लैक ऑफ एजुकेशन, लो अवेयरनेस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। तो रिलीजन को टूल की तरह यूज करके कम्युनलिज्म फैलाया गया, जिसका बहुत बड़ा जो हाथ है वो है कॉलोनियल स्ट्रक्चर का, जो उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, राइट। तो रिलीजन को टूल बनाया गया। तो बीइंग रिलीजियस डज नॉट मीन बीइंग कम्युनल। रिलीजियस इंसान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कम्युनल हो, राइट। कम्युनल और रिलीजियस आर टू डिफरेंट टर्म्स, आप समझ जाओ ये बात, ठीक है। लेकिन रिलीजन को एज अ टूल यूज करके जो कम्युनल जो हमारे कॉलोनियल पावर्स थी उसका कैसे मिसयूज हुआ, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं, राइट। बाकी देशों में आप देखेंगे कि एंटी सेमिटिज्म आया, बाकी देशों में आप देखेंगे कि फैसिज्म आया, बाकी देशों में आप देखेंगे कि रेसिज्म आया। हमारे देश में कम्युनलिज्म आया इस वजह से, राइट, राइट। इसका स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स कॉलोनियल हिस्ट्री इसकी स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि अदरवाइज आप देखेंगे 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म भी इंक्रीज हो रहा था और कम्युनलिज्म का ओरिजिन भी बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हुआ है, और ये तभी हुआ है जब कॉलोनियल पावर्स हमारे देश में थी। तो आप समझ सकते हैं इट हैज टू डू अ लॉट विद कॉलोनियल पावर्स, राइट। अगर आप देखिए ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म की, तो उसके रीजंस क्या क्या थे। सोशियो इकोनॉमिक रीजन था सबसे पहले, राइट, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक क्यों, सबसे पहले आप देखें दोनों ही कम्युनिटीज, अगर हम हिंदूज और मुस्लिम्स की यहाँ पर बात करें तो दे डिफर्ड इन लैंग्वेज, कल्चर, कास्ट, सोशल स्टेटस, फूड। अगर आप ड्रेस हैबिट्स की देखें तो वो भी डिफरेंट था, ठीक है। सोशल प्रैक्टिसेस और कस्टम्स की बात करें तो वो भी डिफरेंट थी, राइट, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस था, राइट। लेकिन क्या ये डिफरेंस इतना बड़ा था, तो आंसर है नहीं। इवन सोशली एंड कल्चरली द हिंदू एंड मुस्लिम मासेस हैड डेवलप्ड कॉमन वेज ऑफ लाइफ। कैसे कॉमन वेज ऑफ लाइफ यहाँ पे थे, जैसे कि बंगाली मुस्लिम्स जो है वो ज्यादा कॉमन थे विद बंगाली हिंदूज दैन विद पंजाबी मुस्लिम्स, ठीक है, राइट। और अगर आप देखें तो हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वल विक्टिम्स थे ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, राइट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो क्या ये पूरी तरीके से सोशो इकोनॉमिक हो सकता है? ऑफ कोर्स सब चीजें तो सोशो इकोनॉमिक हैं, राइट, बट क्या पूरी तरीके से सोशो इकोनॉमिक हो सकता है? थोड़े और सोशल कंडीशंस देखने की कोशिश करते हैं। जो वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न थॉट आ रहे थे और साइंटिफिक आइडियाज आ रहे थे वो मुस्लिम इंटेलेक्ट्स ने अब्जॉर्ब नहीं किए, उनको ट्रेडिशनल रहना था, राइट। तो जो मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स है उसको एक्सेप्ट नहीं किया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने, राइट। इवन वेन एज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मर्स, अगर आप रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स देखें तो मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स को स्प्रेड करने का अगर एफर्ट देखें, द प्रोपोर्शन ऑफ एजुकेटेड वाज फार लोअर अमंग मुस्लिम्स दैन अमंग हिंदूज, पारसीज और क्रिश्चियंस। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के दौरान भी जब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो है कुछ जो रिफॉर्म लाना चाह रहे थे एजुकेशन में, तो आप वहां पे फर्दर देखेंगे कि मुस्लिम्स जो है वो दे वर लेस एजुकेटेड प्रोपोर्शन में इन प्रोपोर्शन टू हिंदूज, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, राइट।
क्योंकि अब देखेंगे एजुकेटेड लोग कम हैं, तो जो रैदर स्मॉल ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो इजी टारगेट बने लैंडलॉर्ड्स के और रिचर क्लासेस के। ठीक है, तो मुस्लिम मासेस के ऊपर ये जो रिएक्शनरी लैंडलॉर्ड्स और रिचर क्लासेस हैं, उनका इन्फ्लुएंस चलता रहा। राइट, लैंडलॉर्ड्स जो है वो मोस्टली क्या थे, मोस्टली थे या तो जमींदार, भले ही वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अब जमींदार का आपको पता था कि जमींदार जो है वो most of the big rich zamindars, they supported the British rule for their self interest, right? तो ये जमींदार्स का ऑपरेशन टुवर्ड्स जो लोअर उनके नीचे काम करने वाले लोग थे उन पर ज्यादा था, और वो मुस्लिम मुस्लिम मासेस थी। राइट, बंगाल में हमने देखा ये चीज, जो बाद में डिफरेंसेस भी जिसने क्रिएट किए। कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज बनी वो सॉल्व नहीं कर पाई थी, जो पुअर मुस्लिम पेजेंट्री हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको जब एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाई थी। बट वो प्रॉब्लम एक्चुअली में इट वाज नॉट हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम, राइट, इट वाज पावर प्ले की प्रॉब्लम, कि किसके पास पावर है और कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है क्योंकि उनके पास पावर कम है। राइट, ठीक है, educated Muslims found few opportunities in businesses and professions, right? और उसके बाद वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी गए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड लॉयलिस्ट मुस्लिम लीडर्स जो है इनसाइटेड द एजुकेटेड मुस्लिम अगेंस्ट एजुकेटेड हिंदूज। जैसे आप देखेंगे जो लॉयलिस्ट लाइक सैयद अहमद खान, राइट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड किया कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिले फॉर मुस्लिम्स, राइट, इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी बोला, आप हमने जब रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि सैयद अहमद खान का बिलीफ सिस्टम ये था कि मुस्लिम्स जो है उतने पढ़े लिखे नहीं है, उनको ब्रिटिश से लड़ने की बजाय अभी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को अपने जो हिंदू काउंटर पार्ट्स है उनके इक्वल लेवल पे लाना चाहिए, बाय स्टडिंग, बाय रिफॉर्मिंग। राइट, तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ कोर्स एक तरीके से सैयद अहमद खान जो है वो डिमांड कर रहे थे स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ वो मुस्लिम्स को बोल रहे थे दैट दे शुड गेट एजुकेटेड एंड रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश, ताकि उनको रिवॉर्ड्स मिले लाइक गवर्नमेंट जॉब में फेवर्स। राइट, तो ये ऑब्वियसली किसी भी हिंदूज और पारसीज और क्रिश्चियंस, इनमें ये चीज, दिस विल नॉट सिट वेल विद देम। राइट, ऑफ कोर्स आप ये भी समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कुछ मुस्लिम्स नहीं कर रहे थे, ये कुछ हिंदूज भी कर रहे थे जो लॉयल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, या कुछ पारसीज भी कर रहे थे जो लॉयल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ। लेकिन ऑफ कोर्स इसका जो लॉयल होने का जो फ्रूट है वो एक माइनॉरिटी सेक्शन के पास ही था, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो पारसीज हो। राइट, अब आप देखेंगे कि एज अ रिजल्ट क्या होता है ऑफ अंडर डेवलपमेंट ड्यू टू कॉलोनियल पॉलिसीज, देयर वाज लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अक्यूट प्रॉब्लम थी इंडिया में, स्पेशली एजुकेटेड लोगों के पास इंटेंस कंपटीशन था फॉर एग्जिस्टिंग जॉब्स। राइट, इसलिए आप अगर देखेंगे तो शॉर्ट साइटेड शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस जो लाए गए, राइट, वो थे reservation in jobs on communal, provincial और कास्ट लाइंस। समझ रहे हो आप, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, किसी के पास जॉब नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो कुछ एडवोकेट्स ने शॉर्ट टर्म शॉर्ट सोल्यूशन प्लान्स लाए कि आप रिजर्वेशन बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट लाइंस, राइट, प्रोविंशियल लाइंस, रीजन बेसिकली। ठीक है, इस वजह से आप देखेंगे रिलीजियस, कास्ट, प्रोविंशियल पैशंस जो है वो इतनी बढ़ गई कि लेटर ऑन लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए इनमें ऑब्वियसली एक टसल था ऑलवेज। राइट, ठीक है,
राइट। अब आप देखेंगे कि ऑब्वियसली एक और चीज हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकली इमेच्योर थी मासेस। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप पॉलिटिकली इमेच्योर रहोगे। तो ये समझना नॉर्मल मासेस के लिए डिफिकल्ट था कि जो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और कल्चरल डिफरेंसेस हैं और जो अभी एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस हैं, ये आपके दूसरे देश के लोगों की वजह से नहीं है, ये कॉलोनियलिज्म की वजह से है। इसका डायरेक्ट जो रीजन है वो फॉरेन रूल है, उसका इम्पैक्ट है। ये जो आपका इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है उसका एक एक्सटेंशन जो होता जा रहा है वो ऑब्वियसली एक फॉरेन रूल की वजह से। तो ये जो एनलाइटनमेंट है, ये जो अवेयरनेस है, ये कॉमन लोगों के पास नहीं थी क्योंकि वो पॉलिटिकली इमेच्योर थे, राइट। इसलिए जो आप जैसे एजुकेटेड लोग हैं उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपके पास ये अवेयरनेस है, राइट। राइट, उनके पास वो अवेयरनेस नहीं थी, उनके पास सोशल मीडिया भी नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, राइट। तो उनके लिए हेट की तरफ सकम होना आसान था, समझ रहे हो आप? ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, वहाबी और 1857 का जो रिवोल्ट था, ठीक है, उस वजह से जो मुस्लिम्स हैं उन पे लुक डाउन अपॉन किया जाता था बाय ब्रिटिशर्स। इसलिए उन पे सब रिप्रेशन था, डिस्क्रिमिनेशन होता था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन जब आया उसने अंडरमाइन कर दिया अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज को। इस वजह से इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और बढ़ती गई क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो पढ़ नहीं पाते थे और मुस्लिम्स का एक्सक्लूजन रहता था फ्रॉम सर्विसेज। ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी हो रही है ना, आप वो पढ़ोगे तभी तो आप ब्यूरोक्रेसी में ब्रिटिश की काम करेंगे, राइट। राइट, तो आप देखेंगे कि आफ्टर 1870s इंडियन नेशनलिज्म जब इमर्ज हो रहा है और ग्रोइंग पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन को रिवर्स कर दिया। पहले वो रिप्रेस कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने इसे रिवर्स कर दिया, मुस्लिम्स को उन्होंने रिप्रेस करना बंद किया। इंस्टेड उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैली करवाया उन्हें देम बिहाइंड द गवर्नमेंट थ्रू कंसेशंस, उनको कंसेशन देने शुरू कर दिए। ठीक है, सैयद अहमद खान एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कंसेशन कैसे देने शुरू किए उन्होंने मुस्लिम्स को, कि आप जो ग्रोथ ऑफ कांग्रेस है उसको रोकिए। ठीक है, ग्रोथ ऑफ कांग्रेस को काउंटर कीजिए, ये एक स्ट्रैटेजी थी। आप समझ सकते हो, पहले तो आप वहाबी मूवमेंट और 1857 के रिवोल्ट की वजह से मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो, उसके बाद आप उनको रिप्रेस कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो इस चीज का उन्होंने रिवर्सल किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंसेशन देने शुरू किए 1870s के बाद, जैसे आप सैयद अहमद खान का एग्जांपल दे सकते हैं, ताकि आप काउंटर कर पाए ग्रोथ ऑफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, राइट। तो पहले तो रिफॉर्मिस्ट जो है वो बहुत ब्रॉड मेंटालिटी के थे, जैसे सैयद अहमद खान की भी जो मेंटालिटी वो काफ़ी ब्रॉड थी, लेकिन कुछ वजह से जो कि ब्रिटिश का जो यूज ऑफ डिवाइड एंड रूल है उस वजह से उन्होंने लेटर ऑन सेपरेट इंटरेस्ट बताने लग गए वो हिंदूज और मुस्लिम्स के। उन्होंने लोगों को बोला कि आप पॉलिटिसाइज मत होइए, आईएनसी को आप ज्वाइन मत कीजिए, कांग्रेस से आप दूर रहिए, राइट। ठीक है, साइड इफेक्ट्स ऑफ आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स भी देख सकते हैं, रिफॉर्म मूवमेंट जैसे कि वहाबी मूवमेंट या फिर शुद्धि मूवमेंट इन हिंदूज एंड वहाबी मूवमेंट अमंग मुस्लिम्स। तो रोल ऑफ रिलीजन जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होने लगा, ठीक है, जो डेली लाइफ है लोगों की उसमें, राइट। ठीक है, मिलिटेंट नेशनलिज्म का भी अगर आप साइड इफेक्ट देखें, ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट क्या थे, दे मेड कॉन्शियस एफर्ट्स टू रिमूव माइनॉरिटी फियर्स। ठीक है, जैसे दादा भाई नारोजी जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे सेकेंड कांग्रेस सेशन 1886 के। ठीक है, और उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने डिक्लेयर किया कि कांग्रेस का
ये एजेंडा नहीं है टू रेज सोशियो रिलीजियस क्वेश्चंस इन इट्स फोरम्स। ठीक है। इन 1889 फिर कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोई भी ऐसा इशू नहीं लेंगे जो मुस्लिम्स के खिलाफ हो। ठीक है। लेकिन लेटर जब आप मिलिटेंट नेशनलिज्म की एंट्री देखेंगे, ठीक है, तो आप एक डिफरेंट साइड देखेंगे, जैसे कि एंटी काउ स्लॉटर कैंपेन जो था, इस वजह से आप देखेंगे कि मुस्लिम पॉपुलेशन अलूफ हो गई इन सर्टेन थिंग्स विद हिंदू पॉपुलेशन। ऑल्सो अगर आप देखेंगे हमारे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जहाँ पे शिवाजी फेस्टिवल जैसे एग्जाम्पल है, जहाँ पर तिलक जो थे उन्होंने यूज़ किया गणपति शिवाजी फेस्टिवल में ताकि हम स्प्रेड कर पाए अपनी आइडियोलॉजी। राइट, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें क्या करना है उसको हम स्प्रेड कर पाए थ्रू पैम्फलेट्स, थ्रू मीटिंग्स। राइट, तो शिवाजी फेस्टिवल्स एंड गणपति फेस्टिवल्स का उस वक्त इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया। लेकिन उस वक्त ऑफ कोर्स शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल स्पेशली अगर आप बात करें तो हिंदू फेस्टिवल है, वहाँ पे मुस्लिम्स बहुत कम होते थे। राइट, तो एक तरीके से अलूफ उन्होंने फील किया। राइट, औरोबिंदो का अगर आप विजन देखें, स्वदेशी मूवमेंट एलिमेंट्स अगर आप देखें, जैसे कि गंगा में डिप करना, ठीक है, तो ये सब जो है ये ट्रेडिशंस थे हिंदू कस्टम्स, हिंदूज के। तो हिंदूज जो है इस वजह से इस चीज़ों से रिलेट कर पा रहे थे और मुस्लिम्स इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पा रहे थे सैडली। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि एक कम्युनल एलिमेंट आप देखेंगे लखनऊ पैक्ट में, हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है कैसे। और फिर खिलाफत एजिटेशन। राइट, खिलाफत एजिटेशन जैसे ही आया तो आपको पता है कि बहुत सारे कांग्रेसमैन जो है इसके ही खिलाफ थे। दे डिड नॉट वांट खिलाफत एजिटेशन टू बी द एजेंडा ऑफ कांग्रेस। राइट, लेकिन मुस्लिम्स इस वजह से जुड़े मूवमेंट से। आपको पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट था मुस्लिम्स का। राइट, ठीक है, तो ये सब में आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चीजों में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, राइट, और भी रीजंस हो सकते हैं बट ये 4 मुझे मेन रीजंस लगे। राइट, और भी आप लिख सकते हो रीजंस। ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म भी लिख सकते हैं आप, कम्युनल रिएक्शन बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी भी लिख सकते हैं, सॉरी नॉट मेजॉरिटी कम्युनलिज्म, सब कुछ आप लिख सकते हो। राइट, और भी रीजंस लिख सकते हो बट दीज आर द मेन 4 रीजंस। राइट, अगर हम टू नेशन थ्योरी की बात करें तो टू नेशन थ्योरी का कैसे एवोल्यूशन हुआ वो हम जल्दी देखने की कोशिश करते हैं। 1887 में हमने देखा कि फ्रंटल अटैक हुआ कांग्रेस पे बाय डफरिन, जो उस वक्त वाइसरॉय थे। ठीक है, और एलटी गवर्नर उस वक्त कौन थे? कॉल्विन थे। राइट, ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को लाया गया एज एंटी कांग्रेस फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। सैयद अहमद खान ने क्या किया? ही अपील टू एजुकेटेड मुस्लिम्स टू स्टे अवे फ्रॉम कांग्रेस। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारे मुस्लिम्स ने कांग्रेस ज्वाइन किया, जैसे बद्रुद्दीन ताबजी जी, राइट, ए भीमजी जी, हामिद अली जी, ठीक है, मुशर्रफ हुसैन, ये सब मुस्लिम्स होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है, 1906 में आप देखेंगे कि आगा खान ने एक मुस्लिम डेलीगेशन लेड किया जिसको आप शिमला डेलीगेशन बोलते हैं। राइट, टू मीट वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करने के लिए। राइट, इसके बाद आप देखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने फाउंड की थी? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह फ्रॉम ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। इसके अलावा एक और इंसान थे, आगा खान तो थे ही, राइट, आगा खान के अलावा नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, और इसके अलावा आपके पास है नवाब वकर उल मुल्क। ठीक है, ये 4 लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाउंड किया। राइट,
ठीक है, क्यों फाउंड किया, एम क्या था उस वक्त कि लॉयल्टी दिखाई जाए ब्रिटिशर्स की तरफ और मुस्लिम इंटेलिजेंसिया जो है उनको कांग्रेस से दूर रखा जाए। ठीक है, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए, मौले मिंटो रिफॉर्म्स, राइट। पंजाब हिंदू सभा भी इसी वक्त फाउंड हुई है बाय यूएन मुखर्जी एंड लालचंद। पंजाब हिंदू सभा किसने फाउंड की? पंजाब हिंदू सभा। हु वर द पीपल हु फाउंड द पंजाब हिंदू सभा? पता होना चाहिए आपको, यूएन मुखर्जी, राइट, एंड लालचंद जी। ठीक है, यूएन मुखर्जी जी एंड लालचंद जी। पंजाब हिंदू सभा इसी वक्त आया। ठीक है, 1915 की अगर बात करें तो आप देखेंगे फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा हुआ, ऑल इंडिया हिंदू महासभा। ठीक है, 1915 में, अंडर द एजीज ऑफ महाराजा ऑफ कासिम बाजार। ठीक है, तो कासिम बाजार के जो महाराजा थे उनके अंडर ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो है उसका फर्स्ट सेशन हुआ। कब हुआ? 1915 में। क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, आ सकती है यार प्रीलिम्स में। ठीक है, बहुत बहुत यू नो ईजी है ये आना, आ भी सकती है, पिछले साल का पेपर आप देख लो। ठीक है, 1912 से लेके 1924 में क्या हुआ आप देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड मुस्लिम लीग में यंगर मुस्लिम नेशनलिस्ट थे। ठीक है, राइट, तो ये एक चीज हुई। 1916 की अगर आप बात करें तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था मुस्लिम लीग का डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड कांग्रेस एंड लीग प्रेजेंटेड जॉइंट डिमांड्स टू द गवर्नमेंट। ये आपको याद है जब क्या हुआ था? आईएनसी ने एक्सेप्ट किया था मुस्लिम लीग की डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और मुस्लिम लीग ने क्या एक्सेप्ट किया था कि आईएनसी और जो मुस्लिम लीग है वो जॉइंट डिमांड्स रखेंगे गवर्नमेंट के सामने, राइट। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक्चुअली एक तरीके से पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दे दी टू मुस्लिम लीग। उनका जो स्टेटस है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, 1920 एंड 22 में आप देखेंगे मुस्लिम्स जो है दे पार्टिसिपेटेड इन राउलेट एंड खिलाफत नॉन कोऑपरेशन एजिटेशंस। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कम्युनल एलिमेंट थे इन पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ मुस्लिम्स, आपको ये पता ही है। ठीक है, 1920s की अगर आप बात करें तो कम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। इसी वक्त आप देखेंगे आर्य समाज का शुद्धि मूवमेंट आया था। मुस्लिम्स का जो मूवमेंट आया था वो था तबलीग एंड तंजीम। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट कहाँ का था? आर्य समाज। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तबलीग और तंजीम मूवमेंट भी आए। ठीक है, ये शुद्धि मूवमेंट क्या था? रिकन्वर्जन ऑफ हिंदूज जो जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया था उनको वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट करवाना, और इनके रिटेलिएशन में मुस्लिम्स ने अपना तबलीग और तंजीम मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, ठीक है, स्वराजिस्ट का अगर आप देखेंगे कुछ नेशनलिस्ट जो थे उनमें भी कम्युनल डिवीजन आ चुका था। जैसे अगर आप देखेंगे स्वराजिस्ट जो है कम्युनल लाइंस पे डिवाइड हो गए थे। बहुत सारे रिस्पॉन्सिविस्ट जो है उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की। ठीक है, अली ब्रदर्स जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा कांग्रेस के साथ काम किया, लेकिन लेटर ऑन फिर अक्यूज किया कि जो कांग्रेस है वो हिंदू इंटरेस्ट को ही बचाती है, राइट। 1928 में आता है नेहरू रिपोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सजेस्ट कर रही है। ठीक है, इसको अपोज कौन कर रहा है? बाय मुस्लिम हार्डलाइनर्स, राइट, एंड सिख लीग। जिन्ना ने अपना 14 पॉइंटर्स जो है वो पुट फॉरवर्ड किया इस वक्त। ठीक है, और इस वक्त मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने नेगोशिएट किया, और एक तरीके से क्या हुआ, उन्होंने लेजिटिमेसी दे दी लीग को, राइट। और क्या किया, मुस्लिम लीग के साथ नेगोशिएशन करके उन्होंने बेसिकली जो सेक्युलर मुस्लिम्स थे उनके इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे जो मुस्लिम्स थे वो मुस्लिम लीग में ही थे, ऐसा तो नहीं था।
सेक्युलर मुस्लिम्स भी थे और मुस्लिम्स कांग्रेस में भी थे, राइट। उनकी इंटरेस्ट को अंडरमाइन हो गया जब नेगोशिएशन हुआ मुस्लिम लीग के साथ, ठीक है, राइट। तो अब पूरी तरीके से कम्युनलिज्म पे अटैक करना मुश्किल हो गया क्योंकि एक तरीके से लेजिटिमेसी मिलती जा रही है सबको, राइट। 1930 और 34 की अगर आप बात करें तो बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स जैसे कि जमात ए उलेमा ए हिंद ए कश्मीर, राइट, जमात ए उलेमा ए हिंद इन कश्मीर, राइट, खुदाई खिदमतगार, राइट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट ओवरऑल जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो खिलाफत एजिटेशन जितना नहीं था, ये भी आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं, राइट। और आपको पता है कि जो कांग्रेस है वो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में तो थी ही नहीं, राइट। सारे कम्युनलिस्ट जो हैं उन्होंने अटेंड की थी, राइट। 1932 की अगर आप बात करें तो कम्युनल अवार्ड जो है वो एक्सेप्टेड ऑल मुस्लिम कम्युनल डिमांड्स, ठीक है, जो 14 पॉइंट्स में थे, राइट। 1937 की अगर आप बात करें, 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने बैड परफॉर्म किया, ठीक है। बट जैसे ही उन्होंने बैड परफॉर्म किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम्स को एज अ डिफरेंट इलेक्टोरेट की जगह डिफरेंट नेशन, सेपरेट नेशन की तरफ ही डायरेक्शन दे दी, राइट, राइट। सबसे पहले जो ये सेपरेट नेशन का आइडिया है अर्ली 1930s में दिया था एक यंग मुस्लिम इंटेलेक्ट ने जिसका नाम था रहमत अली, ठीक है। सेपरेट नेशन का फर्स्ट आइडिया जो है रहमत अली से आया था 1930s में, ठीक है। लेटर आप देखेंगे कि जो पोएट इकबाल थे उन्होंने भी इसको बढ़ावा दिया, राइट, ठीक है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे रिएक्शनरी एलिमेंट्स ने मास मूवमेंट शुरू किया। टिल 1937 आप बोल सकते हैं कि अभी तक लिबरल कम्युनलिज्म था, सेफ रिजर्वेशन दे दो, सेफ गार्ड्स दे दो, राइट। लेकिन अब एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की तरफ जा रहे थे, राइट। बहुत सारे रीजंस थे एक्सट्रीम कम्युनलिज्म के आने के, रेडिकलाइजेशन हो चुकी थी, ठीक है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी एग्जॉस्ट कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। और जो अर्लियर जो कम्युनल टेंडेंसीज अराइज हुई थी उनको अब दबाने का कोई तरीका नहीं बचा था, ठीक है। 1937 में अगर आप बात करें 37 से 39 तक जिन्ना ने ही ब्लॉक्ड ऑल एवेन्यूज ऑफ कंसीलिएशन, राइट। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मुस्लिम लीग जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ मुस्लिम्स, जो कि बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो था नहीं। कांग्रेस में भी मुस्लिम्स थे, नॉर्मल जगहों पे भी मुस्लिम्स थे, सिर्फ मुस्लिम लीग में ही मुस्लिम्स नहीं थे। तो एक तरीके से मुस्लिम लीग ने क्या बोला, डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कि मुस्लिम लीग जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। और कांग्रेस को क्या बताया गया, कांग्रेस को हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बताया गया, ठीक है। मार्च 24 1940 की बात करते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होता है लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग में। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 24 1940 मार्च, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, राइट। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आपको पता है कि क्या हुआ, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने वर्चुअल वीटो दे दी लीग को, ठीक है। उसने इसका यूज किया प्रिविलेज का, और दे स्टक टू द डिमांड ऑफ सेपरेट पाकिस्तान,
ठीक है, हमेशा, चाहे वो ऑगस्ट ऑफर हो, क्रिप्स प्रपोजल हो, शिमला कॉन्फ्रेंस हो या कैबिनेट मिशन हो, हर वक्त उन्होंने अपना जो सेपरेट पाकिस्तान है उसका उन्होंने अपना डिमांड रखा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि उसके बाद फाइनली पाकिस्तान जो है केम इन टू बींग, राइट? So that's it for today. I think it was a very long lecture, but we are done with this chapter. All the best.